उसकी थ्योरी के दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे मतलब 50-50 होता है इसमें कि 50% थ्योरी के चांस होते हैं, 50% न्यूमेरिकल के चांस होते हैं। यही एक चैप्टर है आफ्टर अर्थमेटिक मीन, जिसके अंदर 50-50 है कि 50 थ्योरी और 50 न्यूमेरिकल, बाकी तो सब में न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो यहाँ थ्योरी के भी 50% चांस बनते हैं और 50% जो थ्योरी के चांस बनते हैं उसमें से दो टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। एक तो इसकी प्रॉब्लम्स जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, और दूसरा टॉपिक ये इंपॉर्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंस जो है ना इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स और यूज ऑफ इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक है, बाकी इसका न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, आपने देखा होगा, ये तो आपके लिए लॉटरी है। और वैसे देखो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिसेंटली चैप्टर हम कर रहे हैं ना, इनका वेटेज प्रमोशन में ज़्यादा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में पूछे जाएंगे, अभी कवर हुए, तो मिनिमम 6 मार्क्स तो मान के चलो आप, 6 मार्क्स का इंडेक्स, 6 मार्क्स का कोरिलेशन, 6 मार्क्स का मोड। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि इतना वेटेज तो इनका होता ही होता है। तो देखिए अब आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे बच्चे, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है लास्ट, इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स और यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ सबसे पहला पॉइंट आ गया बच्चे इसमें, दैट इज हेल्प इन द मेजरिंग द इन्फ्लेशन। अब ये इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आ गया कि जो इंडेक्स नंबर है, देखो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है बच्चे वो आपके रियल लाइफ में थ्रू आउट लाइफ काम आएगा ये, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका वेटेज बहुत रहता है। क्योंकि बच्चे मेरे को बताते हैं बाद में जब कभी हमारे से मिलते हैं तो बताते हैं कि सर आपने इंडेक्स नंबर पढ़ाया था ना, वो इंडेक्स नंबर हमारे आगे फर्दर स्टडीज़ में भी बहुत काम आया और कंपटीशन में भी उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जैसे रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा ये, और वो ही रियल लाइफ की इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ये आपकी खुद की लाइफ में भी काम आएगा, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आपके फर्दर स्टडीज़ में भी काम आएगा, आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, तो वो पता आपको यहाँ से लगेगा कि कैसे काम आएगा। तो इसलिए इंडेक्स नंबर का यूज क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम इसने टेक्निकल पार्ट पढ़ा हमने इसका, तो ये इसलिए इससे पता लग जाएगा आपको रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहला इन्फ्लेशन। अब आपको पता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, सबसे पहले बताइए आप लोग, एनी आइडिया अबाउट इन्फ्लेशन, क्या होता है इन्फ्लेशन? सर जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इट मीन्स कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस। जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है वो लगातार बढ़ता रहता है। अब वो बढ़ता है इसलिए क्योंकि मे बी वन ऑफ टू कमोडिटी की वजह से, मे बी मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही है, या पर्टिकुलर एक कमोडिटी की प्राइस, किसी भी वजह से एवरेज प्राइस जो हमारी है वो इंक्रीज होती रहती है। तो जो प्राइस का बढ़ने का जो ट्रेंड होता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, सप्लाई साइड हो सकता है, डिमांड साइड हो सकता है, बहुत सारी कमोडिटी हो सकती है, एक कमोडिटी की वजह से हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। बट अगर हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है, जो एवरेज प्राइस लेवल होता है, वो ओवरऑल बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस, ये बात क्लियर हो गई। अब जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक बच्चे ये होता है कि इससे हमारे जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो जाती है। जो मनी है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एप्पल पहले था 100 रुपी पर केजी, और उस टाइम में आप सपोज 2 केजी एप्पल कंज्यूम कर रहे थे। अब किसी भी रीजन से एप्पल की प्राइस होगी 200 रुपीज। नाउ अब आप कितनी एप्पल खरीद पाएंगे? ओनली वन, मतलब हाफ। आपकी जो परचेजिंग पावर है जो मनी की वो हाफ हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से जो स्पेशली जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे अभी आपने बताया था कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज रीज़न, क्योंकि वो जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास होता है उस पर फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल से अपना सर्वाइवल कर रहा है, और उसमें अगर प्राइस बढ़ गई तो उसके सर्वाइवल पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इवन कई बार जो बिल्कुल पुअर सेक्शन होता है, जो लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, उसके साथ तो इतनी दिक्कत आ जाती है कि वो 2 टाइम जो खाना खा रहा है वो 1 टाइम ही उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन इतना खतरनाक होता है, तो इस वजह से एक लिविंग स्टैंडर्ड हमारा डिक्रीज होता है, दूसरा मनी की परचेजिंग पावर खत्म होती है, और इसमें पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वी कैन से कि द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है।
तो सबसे पहले तो आपको इसमें बता दें कि व्हाट इज इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए मीनिंग दे रखा है कि इन्फ्लेशन इज ए जनरल एंड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस, ये मीनिंग हो गया। देन उसके बाद में द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजफुल नोट टू द रियल वैल्यू ऑफ द, तो इसका इंपॉर्टेंस दे रखा है कि ये इसलिए काम आता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो उसका फॉर्मूला दे रखा है WPI ऑफ करंट ईयर माइनस WPI ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन WPI ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये एक फॉर्मूला दे रखा है। वैसे एक फॉर्मूला कौन सा है, परसेंटेज का फॉर्मूला है। आप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यस और नो, वही फॉर्मूला है ये, बस यहाँ WPI आ गया और इंटू 100 कर दिया। तो अब जो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना बच्चे, वो वीकली भी काउंट कैलकुलेट होती है, क्वार्टरली भी होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है और ईयरली होती है। तो ये फॉर्मूला ईयर का दे रखा है। अब सपोज आपको वीकली कैलकुलेट करना है तो क्या चेंज होगा इस फॉर्मूले में, अगर आपको वीकली इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, एनी आइडिया। एग्जैक्टली, बस जहां आपका जो ईयर लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए अब इसका न्यूमेरिकल हमारी वर्कशीट में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ये करना है हमारे को। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वीक इज 400 एंड फॉर द सेकंड वीक इज 600, कैलकुलेट वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला। सबसे पहले क्या होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, WPI ऑफ करंट ईयर, WPI ऑफ करंट वीक माइनस WPI ऑफ प्रीवियस वीक, WPI ऑफ वीक अपॉन WPI ऑफ प्रीवियस वीक, WPI ऑफ वीक। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। तो कितना वैल्यू दे रखा है बताइए, जो करंट है उसका कितना दे रखा है, मतलब सेकंड वीक का कितना देगा 600, तो 600 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100। देखो ये दे रखा है, फर्स्ट वीक का 400 दे रखा है एंड सेकंड वीक का 600, तो निकालना है। तो बताओ कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाई 400 इंटू कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि WPI कहाँ से मिलेगा हमारे को। तो WPI तो हमें पता ही है कि इंडेक्स नंबर कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, उसके वेरियस मेथड हमने पढ़ चुके हैं, सिंपल, वेटेड। तो वो उस हिसाब से हम कैलकुलेट WPI इंडेक्स निकाल लेते हैं वो सारे फॉर्मूले यूज करके, और उसके लिए हमारे को प्राइस ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर वो सब दे रखा होता है। तो वो कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद में हमारे पास ये डेटा होता है, इन डेटा को हम यूज करके रेट ऑफ इन्फ्लेशन वीकली, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक थ्योरी का पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, थ्योरी का पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या बच्चे, इसमें आपको पहले बताना है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, और उसके बाद में फिर हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन और उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता देना है। ठीक है बच्चे, नाउ अब सेकंड पॉइंट देखिए, हेल्पफुल इन द नोइंग द चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो किस में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन द नोइंग द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन द जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हैं उस पे जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, वो क्या होता है आपका, कि आप व्हाट काइंड ऑफ गुड्स यू आर गोइंग टू कंज्यूम, वो आपका शो करता है। कि सपोज आप लग्जरी गुड्स पे खर्च कर रहे हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, अगर आप नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका क्या है, मिडिल क्लास और एवरेज है। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि कई बार आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं कि हमारे को जो फैसिलिटीज़ मिली थी वो तो कुछ भी नहीं थी, आपको तो हम इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, इतनी बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उनके टाइम में उनके ऊपर जो एजुकेशन पे खर्च हुआ, जो हाउसिंग पे खर्च हुआ, जो उनके फूड आइटम पे खर्च हुआ, उससे वो फार फार बेटर वो आपके इन आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, कि आपका जो एक्सपेंडिचर वो एजुकेशन, हेल्थ और इन पे अच्छी क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छा आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पे कमीशन लेके आती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, है ना, 6 पे कमीशन। तो ये जो होते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम अपनी सैलरी रिवाइज करती है, और उससे फिर स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती है उन पे अप्लाई होता है ये, तो वो सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा बीच बीच में अगर मान लो इमीडिएट कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई तो बीच में जो गवर्नमेंट है डियरनेस अलाउंसेस देती है। डियरनेस अलाउंसेस मतलब बेसिकली वो इसीलिए होता है कि आपकी प्राइस बढ़ गई गुड्स की तो आपको रिलीफ मिलती है, बोनस मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे बीच बीच में भी गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट देती रहती है, जिससे वो इंश्योर करती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, या हमारे जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन ना हो। भाई बेटर हो तो वो तो अच्छी बात है, अगर बेटर भी नहीं कर पाए तो कम से कम डिक्रीज तो ना हो, उसको सेम मेंटेन तो किया जाए। इंडिया का डेवलपिंग होने का सबसे मेन रीज़न यही है, क्योंकि आप देखिए डेवलप कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, जबकि यहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है। इंडिया में डिक्रीज होता जा रहा है जबकि उनका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपमेंट करना है तो इसका मतलब द इंक्रीज इन जीडीपी जो है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, और सबको बेनिफिट मिलेगा तो सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे को चेंज स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम हमें मेज करना होता है। तो ये आपकी रियल लाइफ में काम आएगा। आपकी सैलरी, जैसे मान लो आप जॉब करोगे तो आपको भी ये चेक करते रहना है कि जो मेरी सैलरी है वो जो मिल रही है क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है। चलो इंक्रीज भी नहीं कर रही तो डिक्रीज तो नहीं कर रही, तो वो चेक करने का फॉर्मूला में पढ़ रहे हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, 1/CPI, इससे निकल जाएगा। अब सीपीआई कैसे निकलता है वो आपको पता ही है कि सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने निकालना सीखा ही है। तो उससे आपकी मनी की परचेजिंग पावर निकल जाएगी 1/CPI। तो आप पर्टिकुलर ईयर का सीपीआई निकाल के और उससे आप अपनी परचेजिंग पावर निकाल सकते हैं। रियल वेजेस, अब रियल और नॉमिनल में क्या फ़र्क होता है, देखो जो नॉमिनल होता है वो प्राइस पे बेस्ड होता है कि प्राइस बढ़ी तो वो भी बढ़ जाता है, बट इसमें प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं, बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रियल वेजेज होती है वो बेस ईयर पे होती है, प्राइस कांस्टेंट होती है, उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मनी वेजेज जो आपको मिल रही है अपॉन सीपीआई इंटू 100 कर देते हैं। तो जो भी आपको मिल रहा है पैसा उसको हम सीपीआई से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 तो परसेंटेज में आ जाएगा, और उससे पता लग जाएगा कि आपकी जो रियल वेजेज है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेबल है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करंट ईयर सैलरी, कि आपको ये मालूम करना हो कि जो आपकी सैलरी है अभी जो प्रेजेंट सैलरी है क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, करंट ईयर सैलरी इक्वल्स टू बेस ईयर सैलरी इंटू सीपीआई अपॉन 100। तो इससे हमारे को पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी ये होनी चाहिए, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि बेस ईयर में कितनी थी, अभी आपको कितनी मिल रही है। तो अगर बेस ईयर से ज़्यादा आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और उसे कम मिल रही है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इसी का एक न्यूमेरिकल है बच्चे, इसका भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल करेंगे अब हम, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी के न्यूमेरिकल है। तो सेकंड वाला देखिए, सेकंड और थर्ड, तो क्या है, कैलकुलेट रियल इनकम इफ प्रेजेंट इनकम इज 375 एंड द प्रेजेंट इंडेक्स इज 300। तो अब इसमें आपको रियल इनकम कैसे निकालेंगे बताओ, अभी भी पढ़ा था फॉर्मूला हमने, रियल वेजेस का पढ़ा
रियल वेजेस क्या फॉर्मूला था? करंट वेजेस है, करंट, मनी वेजेस अपन, हाँ मतलब मनी वेजेस वही बात है जो मनी वेजेस मतलब करंट वेजेस या मनी वेजेस एक ही बात है। तो करंट वेजेस बिल्कुल सही, करंट वेजेस या मनी वेजेस अपॉन क्या होगा? सीपीआई इंटू 100। तो आप करिए, कितना दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है कैलकुलेट द रियल इनकम इज प्रेजेंट इनकम, कितनी दे रखी है? 375 डिवाइड बाई द प्रेजेंट इंडेक्स, मतलब सीपीआई दे रखा है आपको कितना? 300 इंटू 100 करेंगे तो बताओ क्या आएगा? बोलो। यस 125% आ गया। का मतलब का 100 से कंपेयर करते हैं हम इसको, तो इसका मतलब 25% इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज गुड। तो ये हम बता सकते हैं कि आपकी रियल वेजेस 125% आ रही है। क्लियर है क्या ये? यस सर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बेस ईयर इज ₹4,000 पर एनम and the current year salary is 6,000. By how much should his salary rise to maintain the standard of living if CPI is 400? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि आपकी बेस जो करंट सैलरी है वो ये है, ठीक है, आपकी बेस ईयर की सैलरी ये है और सीपीआई ये है। तो अब आप बताओ कि आपकी जो बाय हाउ मच सैलरी शुड बी इंक्रीज, कितनी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो? मेंटेन हो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा था हमने, क्या होता है? करंट ईयर सैलरी करंट ईयर सैलरी अपॉन सैलरी इक्वल्स टू बेस ईयर सैलरी। यस, सैलरी अपॉन 100 इंटू सीपीआई अपॉन 100। वेरी गुड, ये फॉर्मूला था, ठीक है। यस ये फॉर्मूला है, अब इसमें वैल्यू रख दो। तो बताओ वैल्यू क्या दे रखी है? बेस ईयर सैलरी कितनी है? बेस ईयर इज 4,000, ठीक है, इंटू सीपीआई कितना है? 400 और ये आ जाएगा 100। तो बताइए कितना आ गया? 4,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 16,000 रुपीज, 16,000। तो ये जो 16,000 है मतलब आपकी जो करंट सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए? 16,000, जबकि है कितनी? 6,000। इधर लिखा हुआ है कितनी है? अभी आपकी कितनी है? 6,000 है और होनी कितनी चाहिए थी? 16। 16,000 तो माइनस करिए, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,000 की अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तब जाके आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए? क्या होगा? सेम होगा, तो मेंटेन होगा। तो इस तरीके से देखो, इसमें भी आंसर में भी लिखा होगा कि द 16,000 सो इज द सैलरी राइजेज बाय द 10,000 इन द करंट ईयर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो सेम मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, मेंटेन हो रहा है या नहीं मेंटेन हो रहा है।
तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चे। देखो पढ़ो इसको, इसमें ये दे रखा है, वी विल कम टू नो दैट इवन द वैल्यू ऑफ मनी हैज फॉलन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिक्लाइन डिस्पाइट द इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम। तो ये बता रखा है। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग ये कैसे निकालते हैं, और लास्ट में इसका बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वुड सजेस्ट और इंडिकेट इंक्रीज सैलरीज एंड अलाउंसेज। तो इससे फिर हमें पता लगता है कि हमारे को कितनी % सैलरी बढ़ानी है, कितना सैलरी बढ़ा के हम सेम लेवल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बच्चे। यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजफुल इन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, तो गवर्नमेंट के लिए एक पॉइंट तो अपना यही हो गया कि जब गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी है तो वो सैलरी कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वो क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, करंट ईयर सैलरी, और वो निकाल के सीपीआई के साथ और देखें कितना % बढ़ाना है कितना नहीं। तो ऐसे गवर्नमेंट को ये सारी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो देखो इसमें 3 पॉइंट बनाना है। सबसे पहले जैसे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ये क्या होती है आगे 12th में पढ़ेंगे, हम सारे तीनों पढ़ेंगे आगे। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट कितना खर्चा करे, कितना इनकम जनरेट होगी, कितना टैक्स लगाए, कहाँ सब्सिडी देगी, ये सारी पॉलिसीज को डिटरमाइन करने के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम वैसे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई की पॉलिसी होती है, जो आरबीआई जो बैंक रेट और ये सारी चेंज मेंटेन करती है, जो मनी सप्लाई को चेंज करती है या उसको कंट्रोल करती है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो आगे हम 12th में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मनी सप्लाई से रिलेटेड आरबीआई जो पॉलिसी मेंटेन करती है वो भी सारा इस पर डिपेंड करता है कि इंडेक्स नंबर पे। जब भी तो वीकली और मंथली और क्वार्टरली और ईयरली इन्फ्लेशन रेट और WPI कैलकुलेट होता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, देखो आरबीआई की जो मीटिंग है ना वो क्वार्टरली होती है। हर 3 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, और उसके अंदर फिर वो डिसीजन होता है कि बैंक रेट बढ़ेगा कम होगा, उसके हिसाब से बाद के होम लोन पर्सनल लोन ये महंगे होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें हर 3 मंथ्स पे होता है। बट वो उस पर सबसे बड़ा बेस जो होता है ना वो इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे ही आरबीआई आगे के डिसीजंस लेती है, और उसे पता रहता है कि इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगी, जो मनी सप्लाई उसको कम करेगी, अगर कम है तो फिर वो बढ़ाएगी। तो इस तरीके से वो डिसीजन लेती है। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी सारा इस पर डिपेंड करता है कि भाई हमारी कंट्री में कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है कम है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करके अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एडजस्ट करती है। तो ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ये काम आता है। सेकंड पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ वेज पॉलिसी, जो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो वेज पॉलिसीज है उसको डिटरमाइन करने के लिए अगेन इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही वो डिसाइड होगा कि कितना % सैलरी बढ़ेगी और नहीं। देन ब्रिंगिंग द चेंज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे सपोज पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या क्या डिसीजन लेना है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, इंडेक्स। क्योंकि सीपीआई तो बताएगा आपको कि जैसे आप एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स निकालोगे तो उससे क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका, उसे पता लगता है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडेक्स, तो उससे पता लगता है कि ये सेक्टर किस रेट से ग्रो कर रहे हैं या इनका क्या लेवल है प्रोडक्शन का, उसके हिसाब से फिर आगे गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, तो ये गवर्नमेंट यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। 3 पॉइंट्स आपको कीवर्ड मार्क कर लेने। 3 पॉइंट्स कौन सा, पहले पॉलिसी वाला आ गया, डिटरमाइन द फिजिकल मॉनेटरी और फॉरेन पॉलिसी, फिर उसके बाद में वेज पॉलिसी आ गया, उसके बाद में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये तीनों पॉइंट से आपको उससे शॉर्ट नोट्स लिखना है। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। ना उसके बाद फिर आता है बच्चे नेक्स्ट, यूजफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी। अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर सर्व्स द एज ए यूजफुल गाइड फॉर द बिजनेस कम्युनिटी इन देयर प्लानिंग एंड डिसीजन। ट्रेंड्स ऑफ द प्राइस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्शन डिसीजन। अब जैसे सपोज करो कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़, मतलब इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है, सीपीआई से इन्फ्लेशन निकाल रहे हो, प्राइसेस बढ़ रही है, तो इसका क्या मैसेज आएगा बताओ। इसका मैसेज क्या जा रहा है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन क्या है, कम है। एक रीजन है ना ये, मेजर रीजन है ये।
कि प्राइसेस बढ़ रही है, Yes, कि कहीं ना sir. कहीं हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। और तो फिर इसका मैसेज प्रोड्यूसर जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी, उसको पता लगेगा कि यार मतलब जिस कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, इससे हमारे को क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो लेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे सेंसेक्स वाला एग्जांपल दे रखा है इसमें कि जो सेंसेक्स है वो इज यूजफुल गाइड फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर स्टॉक मार्केट में जैसे सपोज करो सेंसेक्स जो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ रहा है, वेल परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए फिर बाकी लोग और क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब इज ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उससे फिर और भी बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो सारी चीज़ें होगी। वैसे एक एग्जांपल ये दे रखा है, दूसरा एग्जांपल आप वैसे भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सपोज पर्टिकुलर प्राइसेस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर देखेगा कि कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेगा। तो ये आई होप इट्स क्लियर। पढ़ो एक बार, कोई डाउट इसमें? आगे बच्चे, यूजफुल टू द बिजनेस कम्युनिटी। Yes, sir. तो इसमें आपको क्या बताना है, पहले आपको बता देना है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए कैसे यूजफुल है, फिर उसके बाद में आपको इसको एग्जाम्पल बताना है। अब एग्जाम्पल आप चाहे तो सेंसेक्स का दे सकते हैं, चाहे तो कोई भी कमोडिटी के प्रोडक्शंस को दे सकते हैं कि सपोज पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट। तो डेफिनेटली इट मीन्स क्या होता है कि इसका मतलब देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गुड्स, और फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, will reallocate their resources for the production of that commodity, और उसकी वजह से फिर उसका क्या होगा, प्राइस डाउन होगी और वो सारी चीज़ें। तो स्पेसिफिक कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं, बाकी ये भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो इसमें इंडेक्स नंबर प्रोडक्शन सोर्स, जैसे इंडेक्स नंबर ऑफ, जैसे आपकी बात इंडेक्स प्रोडक्शन इंडेक्स कौन सा होता है, क्वांटिटी इंडेक्स, और क्वांटिटी इंडेक्स में दो इंडेक्स आते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो हमारे को शो करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आपको सरप्राइज होगा कि ये जो सेक्टर वाइज इंडेक्स है ये अभी तैयार होता है, हर मतलब क्वार्टरली, ईयरली, ये भी हमारी परफॉर्मेंस आती है सेक्टर की। अब जैसे गवर्नमेंट बजट आएगा, अब गवर्नमेंट बजट से पहले आता है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे। अब वो इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, ये 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही पूरा डिटेल में आता है कि पर्टिकुलर सेक्टर जो है पूरी साल में किस सेक्टर ने कितना ग्रो किया, उसका कितना, उसका इंडेक्स क्या है, वो सारा पूरा कैलकुलेट होके फिर उसके बाद में पता लगता है कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, उसका कितना जीडीपी है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, कितना एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है। तो यही तो आगे जाके इंडिकेट करता है कि वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग, वी आर डूइंग वेल। तो वो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ से पता लगती है। तो इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन शोज वेदर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेट। तो फिर उसके बाद में ये सारा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे के बिहार पे फिर गवर्नमेंट क्या करती है, पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट आता है। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट बजट में उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाती है कि अगर सपोज पर्टिकुलर सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर में डाउनफॉल हो गया, तो वो डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ, तो उसकी अकॉर्डिंग पॉलिसी बना के वो क्या करेगी, उसको गैप को फिल आउट करेगी। तो ये इस तरीके से पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है। तो उसमें भी इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये बच्चे हमारा पूरा चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। Yes, sir. ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गए।